मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। एक देश और एक कानून की बात तो मोदी और शाह लंबे वक्त से कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा भी है, लेकिन अचानक इसकी चर्चा क्यों हो रही है ये भी समझ लीजिए। राजस्थान के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल संसद में पेश किया, राज्यसभा में पेश किया, यानी शादी, तलाक, संपत्ति और निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा। धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर अलग अलग कानून नहीं माने जाएंगे। आखिर इस कानून को लेकर क्यों हो रहा है विरोध, क्यों इस पर उठाए जा रहे हैं सवाल, क्यों मजहब के चश्मे से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को देखा जाता है? क्या सरकार प्राइवेट मेंबर बिल पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने के बाद कोई फैसला लेगी? इन तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी मौजूद रहेगा। जी मीणा ने सिविल कोड बिल पेश किया है राज्यसभा में। हम लोग सभी उनका समर्थन करते हैं और बिल पास होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक को छोड़ 3-4 शादियां करते हैं, शादियां ही नहीं करते हैं। वो एक बीबी छोड़ दी, दूसरी कर ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी कर ली। तो ये उन महिलाओं के साथ भी अन्याय है जो मुस्लिम हैं, क्योंकि जायज बात नहीं होते हुए भी तलाक कर देना और उनसे और दूसरा विवाह, तीसरा विवाह कर लेना। तो पूरे देश में एक यूनिक सिविल कोड होना चाहिए, कानून होना चाहिए। जिस तरह से यूपी में देश में 3 तलाक की कानून बनाया, जिससे काफी महिलाओं में, मुस्लिम महिलाओं में ज्यादातर जो उनके साथ शोषण होता था, उनके साथ ज्यादती होती थी, वो कम होने लगी है। तो हालांकि मामला संवैधानिक है, लेकिन राजनीतिक घमासान अपने पूरे शबाब पर है इसको लेकर। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। राजीव पांडे साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। महिमा सिंह हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस की। विजय प्रकाश जी आरजेडी से होंगे और के मनन हमारे साथ होंगे, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा मुर्तजा अली प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और आलोक मेहता साहब हमारे साथ, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के। शुरुआत करते हैं राजीव पांडे जी, क्या वजह है, क्यों सरकार जल्दबाजी में है इस मामले को लेकर? देखिए, जल्दबाजी तो कुछ नहीं है। अगर आप ये जाकर के देखें कि इसका हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है जी। हिंदू कोड बिल जब बना तब भी इस पर चर्चा हुई, और जब भारत का संविधान बना तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस विषय पर डिटेल में बात की है। और आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स में यह लिखा गया है कि हमको इसको किसी भी तरीके से, जैसे हमने क्रिमिनल कोड को एक यूनिफाई किया और सबके लिए बराबर कर दिया, उसी प्रकार से हमको सिविल लॉज को भी बराबर करना है। अब देखिए, सिविल लॉज में है क्या, लेकिन संविधान तो इजाजत देता है ना, संविधान तो अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से चलने की भी इजाजत देता है। तो यहां कहीं टकराव तो नहीं होगा? नहीं, धर्म के हिसाब से चलेगा ना। यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ में जब चल रहे हैं सब लोग एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ में, तो क्या किसी को रोका गया है अपने धर्म को पालन करने में? इसी प्रकार से सिविल लॉज भी रहेगा। धर्म का पालन करना अलग विषय है, इसको समझने की कोशिश करिए। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो एडॉप्शन है, मैरिज है, इनहेरिटेंस है, ये 3-4 चीजें हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई व्यक्ति ट्राइबल एरिया में जाता है और दूसरी शादी कर लेता है क्योंकि ट्राइबलों की जमीन पर कब्जा करना है। क्या आपको ये सही लगता है? यही सब सोच करके बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का हिस्सा बनाया आर्टिकल 44 में। और सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए लास्ट लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और कल परसों भी केरला हाईकोर्ट में इसी विषय पर सबका रिएक्शन ले लेते हैं। शुरुआती रिएक्शन पहले ले लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले शुरुआती रिएक्शन ले लें। महिमा जी, क्यों इसका विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो भाजपा के दोहरे चरित्र का विरोध करती ही है रजत जी। भाजपा पे बाद में आएंगे, पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात करेंगे हम आपसे। जो सामान्य संहिता है, सामान्य नागरिक संहिता,
उसी की बात करेंगे तो समान नागरिक संहिता का जिस तरह से कृषि कानून जो लागू हुए थे या जीएसटी का जो लागू हुआ था, भाजपा का दोहरा चरित्र, मैंने कहा कि हम उसका विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। उस दोहरे चरित्र का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। गुजरात के अंदर अभी दोबारा सरकार बनाई है भारी बहुमत से भाजपा ने, और 27 वर्ष से वो वहां हैं और गुजरात को अपनी प्रयोगशाला वो बोलते हैं। और अभी मैंने सुना कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं किस तरह से वो एक बार फिर से बरगला रहे थे हमारे दर्शकों को ये बोलकर के कि अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार से इसे लागू किया जाए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं उनके बारे में पहली बात तो सीधी सीधी ये है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और राज्य और केंद्र सरकार दोनों को इस पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात मुझे मेरा विचार पूरा आप रखने दें रजत जी, मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी, क्योंकि आधी बात जो है वो विश की तरह से होती है, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस है। पहली बात तो ये, तो जो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से लागू किया जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनकी प्रयोगशाला, जो बात मैं पहले कह रही थी, गुजरात उनकी प्रयोगशाला है, 27 वर्ष से वहां थे, 3 दशक थोड़े नहीं होते। एक प्रयोग ये भी कर डालते वहां पर, 370 उन्होंने आते ही कर दिया, जो संघ का और भाजपा का मुद्दा था, 370 किया उन्होंने, या जीएसटी किया, या ये अयोध्या की बात है, अभी सीएए किया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसे गुजरात में कर सकते थे, एक मॉडल बना करके देते देश। अच्छा, आप चाहती हैं कि ये लागू हो गुजरात में? मेरा सीधा सा सवाल, आगजनी नहीं होती। महिमा जी, आप चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ये लागू करे, करके दिखाते। अरे आप चैलेंज मत कीजिए, आप क्या चाहती हैं? आज नहीं, आप चैलेंज के अंदाज में कह रही हैं, आप चाहती हैं या नहीं चाहती हैं? आप विरोध क्यों है? अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का विरोध क्यों है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विविधता में एकता का जो एक स्वरूप है उसको खंडित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ये एकता लाने के लिए कर रही है देश में। इर्रिवर्सिबल लॉस होता। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। के मनन साहब हमारे साथ हैं, संविधान के जानकार हैं, मशहूर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। मनन साहब, आप बताइएगा, क्या ये हम उनके पास आएंगे थोड़ी देर में, हमारे साथ अभी वो लाइन पर नहीं आए हैं। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा, विजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से हैं, इसके अलावा मुर्तजा अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। विजय प्रकाश जी, आपका विरोध क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? संक्षेप में बताइएगा, उसके बाद फिर मैं मुर्तजा साहब के पास भी जाऊंगा। देखिए, हम आपको संक्षेप में ही बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी चरित्र लेकर चलते हैं, दो चेहरा लेकर चलते हैं, और वह किसी न किसी समुदाय पर पहले अटैक करना चाहते हैं, चाहे वह जो है धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, उसी आधारित जो है वह चलने का काम करते हैं। सीए का लागू कराना और सभी चीज का लागू कराना, ये इनका एजेंडा है कि चुनाव जब जब नजदीक में आएगा तो एक ऐसी बातों का एजेंडा है, उनका दोहरा चरित्र है। ये महिमा जी ने भी कह दिया। आप मुझे ये बताइएगा, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको इसमें खामी क्या नजर आती है? बीजेपी कहती है सबके लिए एक सा सिविल कानून होना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। आज राज्यसभा में पेश किया जो है एक कहाँ जो है कानून, आज तक जो है एक झंडा, एक बैनर, एक जीएसटी का जो है चर्चा किए थे, तो कौन कौन जो जिसमें अभी तक जिसमें कानून बना है, बताइए न कि कहाँ हमको एक टैक्स लग रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जो है इसका एक हवा बनाकर समाज में जो है अलगाववाद करके जो है वह वोट बटोरने का काम करते हैं, और तो कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा, इसका जवाब मैं राजीव जी से लूंगा, राजीव पांडे साहब से, लेकिन पहले मुर्तजा साहब से बात कर लें। मुर्तजा जी, देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए। भारतीय संविधान, जी सवाल सुन लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि अगर ये कानून लागू हो गया, यानी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो पूरे देश में हिंदू लॉ का, इसका मतलब है हिंदू लॉ के हिसाब से कानून चलेगा, सिविल कोड चलेगा, सिविल कानून चलेगा। आपकी पार्टी क्या मानती है, विरोध क्यों कर रही है?
देखिए, अगर ये कानून लागू होता है तो भारतीय संविधान अनुच्छेद की जो 25 है उसके अंदर सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ मान्यताएं दी गई हैं। और अगर ये सिविल कोड लागू होता है तो उससे जो ये धारा अनुच्छेद 14 का जो अवहेलना होगी इससे रोका जाएगा, क्योंकि सारी चीजें जो है ब्याह हो गई, शादियां हो गई या तलाक हो गया या जो भी वसीयत वगैरह होगी वो सब टोटल की टोटल हिंदू लॉ के एक्ट में आएंगी ये। तो इससे जो अल्पसंख्यक पारसी और बौद्ध और जितने भी ये हमारे दलित हैं इन सब को एक छलने का काम किया जाएगा इसमें। क्योंकि आप देख लीजिए अभी धारा 370 की बात हो रही है। देखिए, ये बीजेपी जो है केवल अपना 2024 की तैयारी कर रही है, पोलराइज करना इसने शुरू कर दिया है। क्योंकि इसको दिन क्या है कि जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा था, वहाँ अब 370 हटाने के बाद में वहाँ पता नहीं लिया कि वहाँ कश्मीरी पंडित आज किस हाल में रह रहे हैं। ये बताइए आज 370। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता से ले लेता हूं। राजीव पांडे जी, पहला तो विरोध ये है, तमाम जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं वो दोहरे चरित्र की बात आपने भी सुनी होगी। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र है और सिर्फ राजनीतिक वोट पाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी इन मुद्दों को उठाती है। आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं, वो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से जो मुसलमानों से जुड़े हुए होते हैं, 370 का हो, सीए हो, 3 तलाक हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो अपने वोट को पोलराइज करने के लिए ये आरोप लगते हैं आप पर। देखिए रजत जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो लोग जो दोहरा चरित्र बार बार कह रहे हैं, एक्चुअली अगर आप देखिए तो इनको बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, दोहरा चरित्र। अब मैं आपको आता हूं दोहरा चरित्र पे। दोहरा चरित्र कहा जाता था भारतीय जनता, इन्होंने कहा कि जब ये सरकार में आए इन्होंने तुरंत आर्टिकल 370 हटा दिया। गलत। 5 साल केंद्र की सरकार थी, जब हम दोबारा देश की जनता ने हमें जनादेश दिया तब जाकर के 2019 में अगस्त में जाकर के आर्टिकल 370 हटा। जहां तक बात है, यही लोग हैं जो कहते थे कि आर्टिकल 370 हटाएगा तो देश में आग लग जाएगी और कोई तिरंगा झंडा नहीं उठाएगा जम्मू कश्मीर में। आज देखिए जम्मू कश्मीर में वो सवाल पूछ रहे हैं और तिरंगा उठाने वाले 370 हटने के बाद क्या हुआ? मेरी सवाल 370 हटने के बाद क्या हुआ, यही तो सवाल उठा रहे हैं वो। मेरी बात आप नहीं सुन रहे। देखिए रैली जी सुनाइए। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, आप चुप रहिएगा तो मैं जवाब दूंगा। मेरी जब देखिए बीच में कश्मीरी बताइए, पहले बोलने दीजिए, राजीव पांडे जी को बोलने दीजिए, राजीव पांडे जी का जवाब पूरा होने दीजिए। क्या है ये बताइए। देखिए, मेरा बहुत आपने सीरियस इश्यू पे डिबेट किया है, हंगामा करने के लिए नहीं। आपने कहा 370 हटने के बाद क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। 370 पहले तो इन्होंने कहा ये हटा ही नहीं सकते, हमने हटा दिया और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताइए, पिछले 3 साल में आपने पत्थरबाजी की घटना सुनी? देखिए आप, ये डेली पत्थर लेके घूमते थे, अब ये कहां गए पत्थरबाज? दूसरी बात, अगर आप डेवलपमेंट के इंडेक्स देखिए आए दिन कश्मीर में कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, दुनिया भर की डिबेट्स आ रही हैं, टीवी डिबेट्स में आ रही हैं। आपने बताइए ना कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या? मेरी बात तो सुनिए, कौन बीच में? देखिए सर, ये गलत बात है। बीजेपी हर वो मैं कह रहा हूँ, विजय प्रकाश जी काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ विजय प्रकाश जी पूरी बात होने उन्माद फैला जाए। ये कितनी गलत बात है ये। इस तरीके से रजत जी, मैं डिबेट में नहीं रहना चाहता। जब आपने मुझसे सवाल किया, मेरा जवाब लेने दीजिए। राजीव जी, बीच में कोई भी आदमी खड़ा होकर के बोलता है, ये कोई तरीका है? चलिए, नहीं, वो बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, मेरा आप बोलिए। आर्टिकल 37, मेरी बात खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा राजत जी, फिर आप उनको टाइम दीजिए। देखिए, अरे आप 40 सेकंड लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो पहले हिंसा, आज क्या हो रहा है कि पहले वो आर्मी पर अटैक करते थे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे, सीआरपीएफ पे। अब वो किसी आदमी जो कहीं काम कर रहा था, उनकी ताकत इतनी कम हो गई है क्योंकि इंडिविजुअल पर अटैक कर रहे हैं। कोई खोमचा लगाने पर कर रहा है, कोई बैंक के मैनेजर पे कर रहा है, लेकिन उन सबको ढूंढ करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा टेररिस्टों की संख्या हो गई। फॉरेन टेररिस्ट केवल 40 से 50 बच गए। तो ये हो गया उधर। अब मैं एक लाइन बताता हूं, ये बार बार राम मंदिर पे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बन रहा है ना। आज जो भी चीज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है रजत जी, वो लागू होगा अगर जनता हमें जनादेश जी जी, वो उसी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड हमारे मैनिफेस्टो में है तो हम उसको लागू करेंगे। अब लास्ट आपको एक बात, ये मैंने कभी नहीं कहा कि किसी भी तरीके से लागू करना है। बाबा साहब अंबेडकर अगर इसको सही नहीं मानते तो उन्होंने हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और बार बार दलित को अलग करने की कोशिश करते हैं। महिमा जी आपकी बात का जवाब साजिश है। हिंदू
में दलित है। ये चारों लोगों पर ऑलरेडी एक कानून है, इन चारों लोगों पर ऑलरेडी एक कानून है। किस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग? ये तो पढ़ के नहीं आते। इन चारों पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए एक कानून। महिमा जी आपके पास आऊंगा, कॉमन सिविल कोड बहुत दिनों। महिमा जी आपके पास आऊंगा। विजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में बोले थे विजय जी बताइए, अब रखिए अपनी बात। नहीं, हमारा कहना है कि राजीव पांडे जी जिन बातों का चर्चा के 370 हटने के बाद कश्मीर में आज़ादी आ गई और कश्मीर जो है ठीक हो गया, तो हमको बताएं कि कितने लोग जाकर वहाँ ज़मीन खरीदने का काम किए और जो जिनके कारण 370 का हवाला दिया जाता था, क्या कितने लोगों को कश्मीरी पंडितों को वापस लाया गया है, ये तो बताने का काम करें, ये तो बता दें राजीव पांडे जी। बता देता हूं, अबुल जी अगर आप कहें तो जवाब दे देता हूं। तो क्यों जो अबुल जी अगर आपके पास समय है एक मिनट, आप इस बात का जवाब अपने पास तैयार रखिए, पहले महिमा जी को ले लें। तो क्यों नहीं देने? महिमा जी की बात दिनों से राष्ट्रपति शासन में वहां ठीक है विजय, ठीक है महिमा जी अब आप बोलिए। अबुल जी सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ, आज ये तकनीकी त्रुटि के कारण मेरे तक बात नहीं पहुंच सकी, और क्योंकि रजत जी रहते हैं शो में हमेशा, कोई बात, तो वही एक आदत है, तो क्षमा चाहती हूँ। अबुल जी देखिए ऐसा है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक झूठ और बोला। उन्होंने बोला मैंने ये कहा ही नहीं किसी भी तरीके से। आप इस प्रोग्राम को रिवाइंड करके चलाकर जरूर सुने सारे जो दर्शक हैं बाद में, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा लिखा गया है कि किसी भी तरीके से। वो कहाँ लिखा है? यदि वो लाके दिखा दें हमें कि किसी भी तरीके से इसे लागू करना है, बाबा साहब ने कहीं कहा हो, तो मैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस फॉर्म में कहेंगे ना इस कानून को मानने के लिए, मैं उस फॉर्म में मान लूंगी, लेकिन वो ला नहीं पाएंगे। अब मैं अपने 2-3 बिंदु रखूंगी। जो मैंने दोहरा चरित्र की बात पहली बारी में कही थी, मैंने तो एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे नहीं पाए। शो के अंत तक भी दे देंगे तो भी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने सवाल पूछा था कि गुजरात में 3 दशकों में आप ला नहीं पाए, और अभी चुनाव से बिल्कुल पहले क्योंकि जमीन खिसकती हुई दिखी तो उस समय ये ऐलान कर दिया। संघवी ने वहां पर जो उनके मंत्री भी हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आयोग का गठन करेंगे यदि आप हमें चुनाव जिताकर वापस लाते हैं तो। मतलब जो आपका सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, 3 दशकों में ना तो आपने प्रयोगशाला में उस पर प्रयोग किया, न ही आपने उसके ऊपर इतना चिंतन कर रखा है कि आप एक ड्राफ्ट बिल कम से कम जनता के मत के लिए सामने रख दें। आयोग का गठन तो 3 दशक पहले हो जाना चाहिए था। 2-3 बिंदु जो मैंने बहुत जरूरी बताने हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या हैं तकनीकी तौर पर और संवैधानिक तौर पर, वो मैं बता देती हूं, और उसका समाधान भी भाजपा के प्रवक्ता अंत तक दे दें। मैं इसमें पहली जो बताना चाहती हूँ बात वो ये है अबुल जी, कि हमारे यहाँ जो अधिकतर कानून है, उन्होंने ठीक कहा कि देखिए विवाह का है या गोद लेने का है, ये ज्यादातर जो पर्सनल लॉज हैं उसमें हमारे यहाँ प्रथागत कानून है। मगर उसके अलावा हमारी जो सीपीसी है, हमारी जो सीआरपीसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, हमारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सारे जितने हमारे कानून हैं ये पहले से ही, पहली बात तो यूनिफॉर्म है। लेकिन दूसरी बड़ी यहाँ पर अहम बात यह आ जाती है अबुल जी कि हमारे देश में पहले ही ये जो सारे समान कानून है भी, उन पर भी राज्यों ने अपने अपने कानून बना रखे हैं। ये जो अभी मिसगाइड पेचीदा नहीं करते, बहुत ज्यादा पेचीदा, आम लोगों की आम लोगों के समझ के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि अगर पेचीदगियों पे हम जाएंगे। अबुल जी बात पूरी होनी जरूरी है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जो राज्य और प्रदेश में विविधता है उसकी बात मैंने कही, और तीसरी सबसे जरूरी बात ये कि अभी उन्होंने बताया मुस्लिम, ईसाई और उन सब के कानून जो हैं वो एक जैसे हैं। सक्सेशन एक्ट तो बहुत पहले लाया जा चुका था। उसके अलावा आदिवासी इलाकों में और जो हमारे पूर्वोत्तर के इलाके हैं उन इलाकों में अबुल जी कम से कम 200 समूह ऐसे हैं जहां पर प्रथागत तरीके से ही ये पूर्वोत्तर की बात करते हैं और वहां जाकर तोड़ मरोड़ करके सरकार अपनी बना लेते हैं। ये क्या कहेंगे उनको, क्योंकि ये मुसलमानों में तो आगजनी फैलाने की कोशिश करने जा ही रहे हैं। इनको पूर्वोत्तर के उन आदिवासी समूहों को भी उत्तर देना होगा। 200 से ज्यादा इसका जवाब ले लेते हैं। वहां पर प्रथागत तरीके से, कस्टमरी लॉज के तरीके से, एंड कस्टमरी लॉ हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर लीगल सिस्टम। ये कैसे उसका जवाब देंगे? राजीव जी, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं नॉर्थ ईस्ट में हैं, आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मान्यताओं के आधार पर चलते हैं और जिनको स्वतंत्रता है। अबुल जी 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं कि पहली बात, कांग्रेस पार्टी और उनके लोग जितने भी झूठ फैला दें, हिंदू, जैन,
बौद्ध और सिख, इस पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल लॉ है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। पहली बात तो उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो होने वाला नहीं है। इन्होंने गुजरात में 2017 में करके देख लिया। उन्होंने इस तो बार आप बताया देख लीजिए कि कैसे लोगों ने पलट दिया, इनको 20% वोट। अब मेरी बात सुनिए ना, वो गलत बता रहे हैं तो उनसे हम क्या करें, उनको लॉ की समझ नहीं है। मैं कह रहा हूं हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू का डेफिनेशन क्या है? हिंदू का डेफिनेशन है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। अगर गलत है तो बता दे, पहली बात। तो आप चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि गुजरात में आपने क्यों नहीं किया। हाँ। मेरी बात तो सुन लीजिए, गुजरात में आपने क्यों नहीं किया? इन्होंने एक सवाल पूछा, अरे भैया हमारी पार्टी क्या करेगी और कब करेगी, हम सोनिया गांधी जी से तय करें। मैंने कहा कि टाइमिंग का बार बार सवाल उठाते हैं। राम मंदिर पे भी टाइमिंग का सवाल उठाते थे, आर्टिकल 370 पे भी उठाते थे, किया ना हमने। मैं बार बार कह रहा हूं ये होगा क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो में है। अब टाइमिंग का विषय हो सकता है। देखिए ये एक बड़ा विषय है जिसमें हम के देश के लोगों से, और बाबा साहब अंबेडकर अगर नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो वो डालते क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में? सिंपल बात आप समझने की कोशिश करिए। और मैंने बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ एक है। मैंने कहा कि क्रिमिनल कोड बिल जो है, क्रिमिनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी है, एविडेंस एक्ट में यूनिफॉर्मिटी। ये तो मेरा स्टेटमेंट, तो हाथ नहीं कटता है हिंदुस्तान में सऊदी टाइप। हम हाथ नहीं काटने वाले हैं, हम एक कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं सिविल कानूनों की बात हो रही है, क्रिमिनल कानूनों की बात नहीं हो रही है। क्रिमिनल कानून तो सबके लिए एक से हैं ही इस देश में। कांग्रेस पार्टी ने क्या, मेरी बात तो वह, तो उसमें आपको हाथ नहीं कटवाना है, यहां आपको 4 शादियां करनी है। यह मतलब हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। इस पर आप जवाब पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, आरजेडी के प्रवक्ता से और एएपी के प्रवक्ता से। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के मुझे उत्तर जरूर देने दीजिएगा, मुझे उत्तर जरूर देने दीजिएगा। सिविल कोड लाओ। ठीक है महिमा जी, फिर हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे। महिमा जी जल्दी से। ये कह रहे हैं कि सभी लोग हमें दोहरा चरित्र बताते हैं, लेकिन असलियत तो ये है ये कांग्रेस के झूठ और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर मिनट मिनट में चले जाते हैं जब इनके पास तर्क नहीं होते। मैंने तो क्रिमिनल कानूनों का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सीपीसी और न जाने आधा दर्जन कितने सारे और कानून गिनवा दिए, और अभी तो फेहरिस्त बहुत लंबी है अबुल जी। और इन्होंने थोड़ी देर पहले कश्मीर की बात की। कश्मीर में कितने महीने इंटरनेट बंद रहा, हस्तक्षेप खुद ना करें। यदि नहीं चाहते आपके अफसर में कोई हस्तक्षेप ना करे तो अनुशासन पहले खुद सीख लें। ये इनको ये बताइए कि कश्मीर के अंदर इनसे पूछ लीजिए कितने महीने इंटरनेट बंद रहा, वहां पर पत्रकारिता की हत्या किस तरह से की गई है, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को किस तरह से छुपाया गया है, उसके डेटा को किस तरह से ये जो आए दिन वहां पर हो रही है हिंसा, उसको दबाने का छुपाने का पूरा तंत्र लगा देते हैं उसके पीछे। जैसे राहुल गांधी की छवि को गिराने का तंत्र लगाया, के पीछे तंत्र लगाया था, उसी तरह वहां तंत्र लगाते हैं पूरा का पूरा। तो इसलिए इनके पास तर्कों के उत्तर है नहीं। 200 आदिवासी समुदायों को क्या उत्तर देंगे उसका उत्तर इनके पास है नहीं, इसलिए बस कांग्रेस के झूठ के पीछे छुपने का काम करते हैं। ये है भाजपा का चरित्र। और ये बोल रहे हैं एक सवाल मेरा संक्षेप में, एक सवाल महिमा जी बोल रहे हैं, महिमा जी एक सवाल मेरा नहीं किया, इसका उत्तर नहीं है इनके पास। ठीक है, आपने कहा दोहरा चरित्र है, राजनीति करते हैं, वोट को पोलराइज करते हैं, सारी बातें ठीक है, आपने सारी बातें कह दी। अब मेरा एक सवाल, एक सवाल मेरा है, जी बोलिए, कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है ये अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है। बिल्कुल, समान नागरिक संहिता अब मैं वही करने जा रही थी, 2 टूक शब्दों में क्लियर करूंगी। कांग्रेस पार्टी का टेक है प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने का। संविधान क्या प्रावधान देता है? संविधान ये प्रावधान, पहले तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की जाकर डेफिनेशन पढ़ लें। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक पूरा कार्यक्रम उसी पर निकाल दूंगी। लेकिन मैं ये बता दूं इनको कि ये जो बात कर रहे हैं संविधान, आपने कांग्रेस का पूछा, कांग्रेस का टेक ये है संविधान फेडरल सिस्टम, हमारे देश के अंदर जो क्वासी फेडरल सिस्टम है, और क्वासी फेडरल सिस्टम के अंदर जो राज्य हैं और जो राष्ट्र हैं, 2 तरह के हमारे पास विधि प्रणाली है। और राज्यों के अंदर जब आप सरकार बनाते हैं तो आपके पास एक तरह से अवसर भी होता है, आप छोटे स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। बाद में उन्हीं कानूनों को जो गुजरात मॉडल ये चिल्लाते रहते हैं और जहरीली शराब और ड्रग के मॉडल को ले आए हैं केंद्र के अंदर, ये उस समय ये जो ये चीजें आप कर रहे हैं इसको वहां पर एक मॉडल बनाते और उसको लेकर आते, ताकि ये एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है।
विजय जी चलिए, ठीक है, विजय जी को शामिल कर लेते हैं। अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता, पर उसे सुचारू रूप से, स्ट्रैटेजी से, पॉलिसी से करते तो हम बिल्कुल साथ खड़े होते। नहीं हुए हैं क्या? मेरा एक सवाल का जवाब इनसे पूछ लीजिए ना कि संशोधन में मैं आऊंगा आपके पास। विजय जी का एक कमेंट ले, कहा कि नहीं विजय जी, आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, तमाम ये दल हैं जो विरोध पे खड़े हैं, और विरोध एक ही बात को लेकर है कि इससे भारत की जो विविधता में एकता वाली जो छवि है, जो स्वरूप है, उसको चोट पहुंचेगी। कहां चोट पहुंचेगी, कैसे चोट पहुंचेगी, ये अभी तक समझा पाने में सब नाकाम रहे। देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने सभी जात धर्म के लोगों के स्वतंत्रता के लिए और स्वायत्तता के लिए अलग अलग आर्टिकल और जो है धारा बनाने का काम किया। उसके धारा को तोड़कर मड़ोड़कर एक 44 का चर्चा करके या जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और तो सभी जात धर्म के बारे में वह कुछ न कुछ स्वायत्तता देने का काम किए हैं, उसको जो है खत्म करके एक पर लाना, ये कहाँ का न्याय है। और अलग अलग ये एक झंडा, एक नारा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यदि पूरे देश में सिर्फ मोदी जी के नाम पर कि एक मोदी जी नेता हैं, तो और तो सभी राज्यों में सबके अलग अलग नेता हैं, सबके नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन इनके लिए तो एक ही है। तो सब चीज चाहते हैं कि एक ही, और जिसके कारण हमें फायदा मिले। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अमूमन यही देखते हैं कि जब जब चुनाव आए तो जो जिससे हमको फायदा मिले, जिससे जो है लोग एकत्रित हो और जो है हमारे पक्ष में आए, उन्हीं कामों को करना चाहते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। अरे विकास का चर्चा कीजिए, जो वादा आपने रोजगार देने का चर्चा किया था, 15-15 लाख रुपया देने का चर्चा किया था, इन बातों पर जो है चर्चा करके कैसे देश आगे बढ़े, कैसे सभी समाज एक रहे, इसकी चर्चा न करके हमेशा जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ न कुछ जो है इनको हर 5 सालों में करते रहना है। दूसरा कुछ इनके पास है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, राम मंदिर, दूसरा छोड़कर जो है जाति धर्म छोड़कर कुछ ये और कर पा रहे हैं देश में? सिर्फ 3 व्यक्ति के लिए बने हैं। ठीक है, अडानी और अंबानी और गुजरात, और तो दूसरा कोई देखिए पास नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि इन्हें मुसलमानों की, महिलाओं के और मुस्लिमों के बड़े हकों की और इनके जिम्मेदारियों की बड़ी इनको चिंता है। अभी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने अभी अल्पसंख्यकों और दलितों की जो 1 से 8 तक की स्कॉलरशिप थी वो बंद कर दी है।